तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया जो भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा आधार बना। इस नारे को केवल भारत में ही नहीं समस्त भूमंडल में प्रभावित करने वाले सुभाष चंद्र बोस वह नाम है जो वीर देशभक्तों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा केवल भारत में ही नहीं समस्त विश्व में सुनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथनी और करनी में गजब की समानता थी। वे जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। इसी कारण नेताजी के कथनों से भारत के साथ साथ विश्व के बड़े बड़े दिग्गज घबराते थे। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि भारत के लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। उनके व्यक्तित्व एवं वाणी में एक ओज एवं आकर्षण था। उनके हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। उन्होंने आम भारतीय के हृदय में इसी चाह की अलग जगह दी। नेताजी के हर कदम से अंग्रेज सरकार घबराती थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत में कटक में हुआ था। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण यह अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके। उनका कहना था कि अंग्रेजी तंत्र में इसलिए शामिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरे भारत को लूटने के लिए ही यह तंत्र बना है। इसके बाद वह गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर यह जेल भी गए। 1939 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी के अहिंसावादी विचार इनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तत्पश्चात सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा और आज भी हमें उसकी तलाश है। उनके नारों दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये युवा वर्ग में एक नए उत्साह का प्रभाव हुआ। पूरे देश में नेताजी के इस नारे को सुनकर राष्ट्रभक्ति की अलग जगी। जो कहते हैं शांति और अहिंसा से भारत को आज़ादी मिली, उनको एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को पढ़ना पड़ेगा। इसी कड़ी में उनके एक छोटे से संवाद को सुनिए। तात्याराव, श्री सुभाष चंद्र बोस आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। जी अच्छा। और सुनो जी। एक बात का ध्यान रखना। जी। हमारे बीच जो कुछ भी बातें हों उन्हें कोई ना सुने, तुम भी नहीं। जी। नमस्कार, आइए। नमस्कार। 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 आप कैसे हैं? अच्छा हूं, आइए। आइए, बैठिए। मुझे आपका आना अच्छा लगा। मैं अभी मिस्टर जिन्ना से मिलकर आ रहा हूं। विश्व युद्ध हमारे सामने है, तो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बीच में आता है। इसी संबंध में मैं मिस्टर जिन्ना से मिलने गया था। पहले आप बताइए क्या लेंगे। मैं अभी मिस्टर जिन्ना के साथ चाय पीकर आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, मिस्टर जिन्ना ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। अच्छा? उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसकी तरफ से उन्हें मिलने आया हूं। मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से। वो बोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से तो मैं बात कर ही सकता हूं। वो बोले कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। मैं मुसलमानों का लीडर हूं और कोई हिंदू होने के नाते ही मुझसे बात कर सकता है। उनके विचार में हिंदुओं के लीडर आप ही हैं। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि मैं आपसे मिलूं। मुझे मिस्टर जिन्ना का आभार मानना होगा कि आपसे मिलने का सुअवसर दिया। आप स्वभाव से क्रांतिकारी हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। रास बिहारी बोस का पत्र है, जापान से।
विचित्र बात है, वो आपको पत्र लिखते हैं? उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हां इस बार यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूकें उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है। आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। रास बिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है। अगर एक हिंदी सेना उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए जिस रास्ते को अपनाया था वह सबसे अलग था। सुभाष चंद्र बोस जी के मन में छात्र काल से ही क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। जब कॉलेज के समय में एक अंग्रेजी के अध्यापक ने हिंदी के छात्र के खिलाफ नफरत से भरे शब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं से उनके क्रांतिकारी विचार बन गए। बोस जी ने देखा कि शक्तिशाली संगठन के बिना स्वाधीनता मिलना मुश्किल है। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में आजादी का झंडा फहराया। वर्ल्ड वॉर II डेटाबेस की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने पहली बार भारतीय जमीन पर सबसे पहले तिरंगा फहराया और वह तिरंगा आजाद हिंद फौज का था। 1943 में स्थापित आजाद भारत की प्रथम सरकार के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू नहीं थे बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। और आशा की जानी चाहिए कि इतिहास की इस भूल को सुधार कर संसद में प्रस्ताव लेकर सुभाष चंद्र बोस को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का स्थान दिया जाए। और दोस्तों, आपको यह जानना भी जरूरी है कि उनकी सरकार को मान्यता और उनको प्रथम प्रधानमंत्री का दर्जा देने वाले देशों में रशिया, जर्मनी और जापान जैसे देश थे। कई इतिहासकार और तथ्य ये साबित करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस असली मायनों में हीरो थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों में इतना साहस नहीं था कि वह भारत की हिंद की सेना को रोक सके। अंग्रेजों को डर था कि सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद करा देंगे, लेकिन साथ ही साथ वह ब्रिटेन में भी हमला कर सकते हैं। इसी भय के कारण अंग्रेजों ने भारत से जाने का मन बना लिया। कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेजों को धूल चटाने वाले नेताजी की मौत भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढने की जरूरत थी। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 में नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इसी सफर के दौरान वह लापता हो गए। इस दिन के बाद से वो कभी दिखाई नहीं दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यूं तो पूरा जीवन रहस्य से भरा था, जैसे रहस्यमय तरीके से अंग्रेजों की जेल से निकलना और रहस्यमय तरीके से लड़ाई लड़ना, लेकिन उनकी मौत भी रहस्यमय होगी यह किसी को पता नहीं था। दोस्तों, आज इस महानायक की जन्म जयंती है जिसे भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। आज हम इस महानायक को श्रद्धांजलि देकर आशा करते हैं कि आने वाले समय में नेताजी की मौत के रहस्य से अवश्य पर्दा उठेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।